आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आज किसानों की समस्या। आज जब भी किसान आंदोलन होते हैं सबसे ज़्यादा किसान कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से क्यों आते हैं? भाई जब वहाँ अच्छी व्यवस्था है, जब वहाँ की सरकार किसान के लिए अच्छा काम कर रही है तो वहाँ से किसान नहीं आना चाहिए। आज मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, आप देख रहे हो क्या स्थिति बन रहा है। आप एमपी जाके देख लीजिए, चुनी हुई सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार बनी है, वहाँ किसानों की स्थिति क्या बनी हुई। तो डबल इंजन की सरकार का पैमाना मैं नहीं समझता कि विकास के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामनी झा और इस वक्त मेरे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के युवा नेता जागृत कुमार सोनकर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, छत्तीसगढ़ियां सब में बढ़िया, कैसे कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बताइए। छत्तीसगढ़ हमारा जो प्रदेश है बहुत ही प्यारा प्रदेश है, खनिज संसाधनों से भरा हुआ है, आदिवासी बहुल प्रदेश है और प्रकृति से जो जुड़ाव है, प्रकृति का जो नेचुरल हमारे यहाँ जो देन है, प्रकृति का देन है और बहुत सुंदर प्रदेश है। और खान पान, रीति रिवाज और जो संस्कृति है वो इतनी समृद्धि है, इसी कारण छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का नारा दिया जाता है। और निश्चित रूप से आपसे भी कहूँगा कि छत्तीसगढ़ आइए और आप उसके बाद भी आप भी कहेंगे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आप छत्तीसगढ़ में ज़िला बलौद में वहाँ पे आप किसान ज़िला अध्यक्ष हैं। ये 9 साल से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार चल रही है, हमने कई बार देखा किसानों को सड़कों पर आते हुए, अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करते हुए। तो किसानों को जब आप इस तरीके से देखते हैं, कभी उन पे पानी की बौछार होती है, कभी डंडे उन्हें मारे जा रहे होते हैं, तो क्या कहेंगे? जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोकसभा चुनाव में एक वादा की थी कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे और किसानों ने उन पर भरोसा भी किया और उनको वोट भी दिए किसान। लेकिन जब सरकार बैठी और सरकार का जब काम हुआ, मोदी सरकार जब काम किए, तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि किसानों के आय दुगनी करने की ओर वो कदम बढ़ा रही है, बल्कि उल्टा एक 3 काला कानून लाए थे और जिसमें से तीनों काला कानून जो था वो किसानों के हित में ना होकर उद्योगपति और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हैं, जो अनाज के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको फ़ायदा का काम था। उसमें एग्रीमेंट बेस्ड खेती था और उस खेती में ऐसा मैं पढ़ा हूँ, उस 3 काले कानून को बहुत विस्तार से पढ़ा हूँ, तो उनमें ऐसा था कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति किसी से एग्रीमेंट करके उनके खेत में अपना अनाज लगवा रहा है या उपज ले रहा है, तो वो किसान अगर कोई विवाद हो जाएगा तो एसडीएम से ऊपर कोर्ट तक उसको जाने का अधिकार नहीं था। तो आप कानून भी ऐसा बना रहे हैं कि किसान अपना अहित हो जाए तो उसकी सुनवाई के लिए वो कोर्ट में नहीं जा सके। और जो अनाज भंडारण जो आज की स्थिति में एक लिमिट है हर जगह कि इतने अनाज, कोई भी अनाज का व्यापारी इतना अनाज से ज़्यादा नहीं रखता था। आप उसमें भी लिमिट हटा दिए थे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में आप चाहे कितना भी अनाज स्टोरेज करके लग जाए, उससे कुल मिला के कालाबाजारी बढ़ना था। और वो कभी भी अगर कोई सरकार कानून बनाती है तो उन वर्गों को पूछती है, उन वर्गों के संगठनों से राय लेती है, विचार विमर्श करती है, उनकी तकलीफ़ों को पूछती है, उनकी समस्याओं को जानती है और उस कानून में लाकर उसको ख़त्म करने का प्रयास करती है। परंतु ये जो किसान, केंद्र सरकार द्वारा 3 जो किसान के लिए जो कानून लाया गया था, किसी से चर्चा नहीं किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं कि वो किसानों के हित में ये कानून लेके आए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के उन्होंने इस कानून को वापस भी ले लिया और कहा कि जब किसान ही नहीं मान रहे हैं तो उसे मैं वापस लेता हूँ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जी। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी का एक्शन बहुत दिख रहा है, कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश है। चूंकि भूपेश बघेल जी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके काम हर वर्ग सराह रहे हैं, हर वर्गों को फायदा देने का काम किया है। और आज छत्तीसगढ़ की जनता चाह रही है कि भूपेश बघेल दोबारा मुख्यमंत्री बने। इस कारण भाजपा वालों को लग रहा है कि कहीं उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है। कोशिश तो करते हैं कहीं कहीं घेरने की, परंतु फेल हो जाते हैं। तो वो अब जो ईडी का सहारा लेकर वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का छवि, उनके सहयोगियों का छवि या सरकार की छवि को धूमिल करें और ईडी का सहारा लेकर उनको इस प्रकार से बना दें कि कम से कम चुनाव में सीट पाने लायक स्थिति आ जाए। ये उनका प्रयास चल रहा है, परंतु आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, सच सच होता है। मैं बताया ना, ईडी पहले ऐसा था कि जहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार या कहीं लगता था कि बड़ा बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वहाँ छापा मारती। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख 2 लाख में रुपये में ईडी का छापा पड़ रही है स्थिति।
सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा जी, जी उनके घर में ईडी का छापा पड़ा है और सीएम ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी से पहले हमें ईडी, सीबीआई और आईटी से लड़ना पड़ेगा। क्या कहेंगे इसके ऊपर? निश्चित रूप से अभी जिस हिसाब से लगातार बिल्कुल हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये हो रहा है कि ईडी का छापा छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है, तो ये चुनाव वर्ष देखते हुए उनका बिल्कुल भाजपा वालों का भी सिस्टम चल रहा है कि हर दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी के आसपास काम करने वाले या उनके जैसे भी उनसे जुड़े हुए हैं उनसे संबंधित व्यक्तियों के ईडी का छापा पड़ा है। चुनाव का साल है और मैं पहले ही बताया कि वो पूरे कोशिश यही है कि किसी भी प्रकार से बदनाम करें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि पिछले कार्यक्रम में कि अभी तो इतने ही हैं, ऐसा है कि लगभग 200 से 300 टीम छत्तीसगढ़ में चुनाव आते तक के घूमते रहेगी और उनका काम ही है। मतलब सरकारी तंत्र का इतना बड़ा दुरुपयोग मैंने कभी नहीं देखा अपने। आपको क्या लगता है कि सीएम भूपेश बघेल के किन कामों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे कि जनता आप लोग को फिर से वापस सत्ता में वापसी करवाएगी? माननीय भूपेश बघेल जी की जब सरकार बनी तो विकास का पैमाना तय हुआ और विकास के पैमाने में एक ही चीज़ क्लियर कॉन्सेप्ट में चर्चा में आई गई थी कि हमको कंक्रीट और इमारत से विकास नहीं लिखना है। हमको विकास का हमारा पैमाना होगा व्यक्ति, एक एक व्यक्ति के आर्थिक रूप से उनको संपन्न बनाने में, उनको मजबूत बनाने में, उनको रोजगार देने में, और ताकि वो व्यक्ति मजबूत हो और व्यक्ति से समाज मजबूत हो और समाज से राष्ट्र मजबूत हो। और इसी उद्देश्य को लेकर जितनी योजनाएं आई हैं, जितनी योजनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हुई है, प्रत्येक योजना डायरेक्ट सरकार से निकल के व्यक्ति तक पहुंची है। आपने सबसे ज़्यादा किसानों की योजनाओं के बारे में बोला कि इसे लेकर आप लोग चुनाव में जाएंगे, तो चुनाव में जब आप लोग इन योजनाओं को लेकर जाएंगे, बीजेपी जो हमेशा कहती है कि डबल इंजन की सरकार सबसे फायदेमंद होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसान सम्मान निधि योजना जी किसानों के लिए, तो फिर योजनाएं तो किसानों के लिए बीजेपी भी दे रही है, तो आप लोग कैसे मतलब उनको ओवरटेक करके आप लोग सत्ता पाएंगे दोबारा? किसान सम्मान निधि योजना जो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में दी जाती है, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त रखें। ये जो योजना है सिर्फ कागज़ में है, आप धरातल में जाइए, ये स्थिति है क्योंकि हम तो गांव में रहते हैं, किसानों के बीच में रोज़ मुलाकात होती है और बहुत बड़ी समस्या है कि किसान सम्मान निधि जो किसानों को आनी चाहिए वो सम्मान निधि उनके खाते में नहीं आ रही है। लगभग सिर्फ 25% किसानों के खाते में आ रही है। और अभी तो ये चलन ये अभी पिछले 4-5 महीने में ये सिस्टम बना है कि जिन किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है उनसे वसूली भी की जा रही है वापस की, आपको गलत तरीके से पैसा दे दिया गया। अभी आप बहुत कम उम्र में राजनीति में आ गए थे और अब क्या आप विधानसभा चुनाव में इस बार लड़ने के लिए खड़े होंगे? जी, चूँकि मैं जब पहली राजनीति में आया तो मैं कोई विशेष लक्ष्य लेकर नहीं आया था, अपने गांव की समस्याओं और गांव की दिक्कत को देखकर मैं राजनीति में आया था और मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी कि मैं अपनी गांव की मूलभूत समस्याओं को दूर कर सकूं और वहीं एक लक्ष्य लेकर वहीं काम किया। और चूँकि बोलते हैं कि काम बोलता है, तो जब जैसे जैसे मैं काम करते गया मेरी जो राजनीति दिशा थी वो दिशा लाइन पकड़ती गई और आज जनपद अध्यक्ष डोंडी लोहारा का लगभग 120 पंचायत हमारे जनपद क्षेत्र में है और बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है, आधे से ज़्यादा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र में आते हैं। चूँकि हर व्यक्ति का एक सपना रहता है कि राजनीति में आगे बढ़े, मेरा भी एक सपना है राजनीति में आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरा गुंडरदही निवास गुंडरदही विधानसभा में है और मैं सक्रिय भी गुंडरदही विधानसभा में हूं। तो मेरा ही भी एक सपना है कि गुंडरदही विधानसभा से अगर पार्टी मुझे आदेश करती है या पार्टी मुझे निर्देशित करती है कि चुनाव लड़ने के लिए, तो बिल्कुल इच्छा रखता हूं कि मैं चुनाव लड़ूं। कांग्रेस का ना एक देखा जाता है कि वो युवाओं को बढ़ाती तो है लेकिन जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, युवा काम करता है बहुत। अगर राजस्थान में देख लिया जाए तो ज़्यादातर वहाँ के लोग ये कहते हैं कि राजस्थान में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसमें सचिन पायलट का बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने बहुत ज़मीन पे मेहनत की थी। लेकिन जब उन्होंने अपने अधिकार मांगे तो उन्हें वो चीज़ नहीं मिला। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ है
या फिर छत्तीसगढ़ राजस्थान से थोड़ा अलग है? नहीं, राजस्थान भी अलग नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। युवाओं को भी भरपूर मौका दिया जाता है, चूँकि सब परिवार में कुछ ना कुछ बातें होती हैं और कहीं ना कहीं सब जगह रहता है। हाँ, और चूँकि आप घर में भी देखोगे, हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों को हम पीछे नकार दें या उनकी बातों को ध्यान न दिया जाए, उनको भी बराबर मौका दिया जाता है। राजस्थान में भी माननीय पायलट जी ने बहुत मेहनत किया है, लेकिन गहलोत जी की भी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। और चूँकि ज़्यादातर उनके तालमेल से ही सरकार बनी है और तालमेल से सरकार चल रही है, और हमारे यहाँ युवाओं को भरपूर मौका दिया जा रहा है। सबसे बड़ा प्रमाण अभी दीपक बैज जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बने, मुश्किल से 42 साल के हैं और सबसे कम उम्र के प्रदेश अध्यक्ष बने। तो हमारे यहाँ पूरा कमान युवाओं के हाथ में है, और जो मार्गदर्शन है वो बुजुर्गों से लेके युवा आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ युवाओं को कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रही है, और उसी का परिणाम ये है कि मैं भी बहुत कम उम्र में जनपद अध्यक्ष बना हूँ। मैं भी युवाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में आगे बढ़ रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंह उप मुख्यमंत्री हैं। जी। कांग्रेस के अंदर छत्तीसगढ़ में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिली अंदर खाने से, सामने भले ना आई हो। और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से अभी इस वक्त शांति है, क्या सिर्फ ये विधानसभा चुनाव के लिए शांति है, उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद फिर से वो हलचल दिखेगी? नहीं, ऐसा कुछ पिछले बार भी जो 2.5 साल का फार्मूला था वो सिर्फ मीडिया में चला था। वस्तु स्थिति मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फार्मूला रहा होगा। और जैसे भी हैं, हमारे यहाँ जय वीरों की जोड़ी कहा जाता है भूपेश बघेल जी और माननीय टी.एस. सिंहदेव जी को। और मैं पर्सनली रूप से माननीय टी.एस. सिंहदेव जी से बहुत बार मिल चुका हूँ। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और काम करने के लिए, पार्टी के लिए इतने समर्पित हैं कि उनके समर्पण भावना देखकर लगता है कि इनसे सीखने जैसे आपने कहा था कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो आगे बढ़े, वो भी चाहते होंगे आगे बढ़े। तो क्या उन्हें दिल्ली से समझाया गया है कि थोड़ी देर शांत रहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि सरकार में मुख्य चेहरा रहना ही सरकार का अंग रहना ऐसा बात नहीं है। आप सरकार के अंग रहकर भी बेहतर काम कर सकते हैं। अगर आप एमएलए बनते हैं जी, एक युवा होने के नाते छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में क्या क्या योगदान देना चाहेंगे? अभी आपको लग रहा हो कि ये सब बहुत जरूरी है जो अभी तक नहीं हुआ है। माननीय भूपेश बघेल जी ने अभी जितनी योजनाएं बनाई हैं, मेरा वही है कि अगर उस योजनाओं को ही आगे बढ़ाया जाए अगले कार्यकाल में, तो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं। जैसे मैं बताया, उनका काम था रीपा गौठान के माध्यम से एक रीपा स्थापित करना, और रीपा स्थापित करके ग्रामीण महिलाओं को, खासकर महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को एक आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, उसको कुछ रोजगार उपलब्ध करना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब गौठान का कॉन्सेप्ट आया तो उस समय मैं सरपंच था और हमारा लास्ट कार्यकाल था, बिल्कुल आखिरी साल था 2018-19। तो उस समय हमको समझ नहीं आ रहा था कि ये गौठान है क्या चीज़, कि गांव में 10 एकड़ 8 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन को आरक्षित करना है और उसमें फेंसिंग करके, हम वही सोचते थे कि फेंसिंग करके गायों को यहाँ सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए चारा की व्यवस्था करेंगे। परंतु जब गौठानों को आर्थिक रूप से जोड़ा गया, गाँवों को रोजगार देने के उद्देश्य से जोड़ा गया, तब गौठान का कॉन्सेप्ट इतना छोटा लगा था, इतना बड़ा लगा। तो ये गौठान का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और हम चाहेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने का काम करें। ये कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के काम की आप बात कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में आप कह रहे हैं कि आप लोग दोबारा आएंगे जी, क्योंकि बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो डबल इंजन के बीजेपी वादा और सपने दिखाते हुए जब वो उतरती है मैदान में, तो डबल इंजन को कैसे रोकोगे? क्या क्या रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है? डबल इंजन की सरकार देखी ना मणिपुर में क्या हो रहा है। डबल इंजन की सरकार वहाँ भी है। आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आज किसानों की समस्या। आज जब भी किसान आंदोलन होते हैं, सबसे ज़्यादा किसान कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से क्यों आते हैं भाई? जब वहाँ अच्छी व्यवस्था है, जब वहाँ की सरकार किसान के लिए अच्छा काम कर रही है, तो वहाँ से किसान नहीं आना चाहिए। आज मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, आप देख रहे हो क्या स्थिति बन रहा है। आप एमपी जाके देख लीजिए, चुनी हुई सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार बनी है, वहाँ किसानों की स्थिति क्या बनी हुई। तो डबल इंजन की सरकार का पैमाना मैं नहीं समझता कि विकास के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। तो ये डबल इंजन की सरकार मैं नहीं मानता कि विकास का कोई फार्मूला है। विकास के लिए काम करना पड़ता है, विकास के लिए आपको योजना बनानी पड़ती है कि ताकि सीधे निचले स्तर तक के व्यक्ति तक सीधा पैसा पहुँच सके। विपक्ष बार बार कहता है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है उसने पूरे देश में नफरत फैला दिया जी,
कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि बीजेपी ने नफरत की दुकान जो खोली है, उसमें बाजार जो है उसमें मैं मोहब्बत की दुकान खोलने निकल गया हूँ। लद्दाख में राहुल गांधी ने कहा कि 2024 में वो नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी, कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरीके से वो कहते हैं उन्हें प्रचंड बहुमत मिलता है, तो उन्हें हरा देंगे? माननीय राहुल गांधी जी ने 2024 में जो कहा कि नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, मेरा मानना है कि अब नरेंद्र मोदी का समय खत्म हो रहा है। वो छद्म राष्ट्रवाद के नाम से जो एक मीडिया द्वारा जो उनका बनाया हुआ चेहरा है, वो धीरे धीरे साफ होते जा रहा है। वो आप देख रहे हैं, मेरा नहीं मानना है, आप भी देख रहे होंगे कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, एक अलग तक देश में अलग तक माहौल बना हुआ है। आप चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से देखो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देखो, चाहे फेसबुक के माध्यम से देखो, और सारे जगह ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग चलते हैं, ऐसे ऐसे विज्ञापन वायरल हो रहे हैं, दुनिया भर के ऐसे वायरल हो रहे हैं, जिससे लग रहा है कि माहौल को जानबूझकर ख़राब किया जा रहा है। एक हिंदू मुसलमान हो या एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय को हो या एक जाति को दूसरे जाति से हो, आप लड़ाने का आप काम चल रहे हैं। आप देख ही रहे हैं मणिपुर में क्या स्थिति बनी है। आपको ये लगता है कि राहुल गांधी ने जो ये अभी कुछ सालों में, 2-3 सालों में जिस हिसाब से वो शुरू किया है, उसे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था? मैं ये है कि सब चीज़ का एक वक्त होता है, और सीखने के लिए मैं मानता हूँ कि जब तक सोना तपता नहीं तब तक निखरता नहीं और खरा होता नहीं। तो मैं भी मानता हूँ कि मैं अगर मुझे संघर्ष करने का अवसर मिलता है, जब भी मेरे जीवन में ऐसा लगता है कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो मुझे मज़ा आता है कि मैं कुछ ज़्यादा मजबूत बनूँगा और ज़्यादा सीखूँगा। और वैसे ही मानना मैं राहुल गांधी के लिए भी मान रहा हूँ कि वो देखे हैं, संघर्ष देखे हैं और संघर्ष को सीख रहे हैं और अपने आप में बदलाव कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनकर जी कि आपने हमें समय दिया। जी जी, थैंक यू।